नमस्कार, क्लोजिंग कॉल्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हुमानसी दवे और मेरे साथ है डिम्पी और प्रियंका। भारतीय बाजार में हफ्ते की शुरुआत ठीक ठाक रही। बुधवार के सेशन तक रिकॉर्ड लेवल्स भी दिखने को मिले, सेंसेक्स ने रिकॉर्ड स्तर छुए भी, लेकिन कल से जो बिकवाली का माहौल छाया है वो बिकवाली आज भी कायम है। निफ्टी में अगर आप देखेंगे, ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट सपोर्ट को बचाए रखा है। 18,600 के लेवल्स को अब भी हमने बचा कर रखा है, लेकिन 18,692 के लेवल्स पर 18,647 यानी 18,650 के नीचे भी निफ्टी गया। उसके बाद इस वक्त अगर आप देखेंगे तो सेंटिमेंट्स बिकवाली भरे ही। दिन भर के ट्रेंड को अगर देखेंगे, बाजार ने एक बार भी संभलने की कोशिश नहीं की। हमने देखा कि पूरे के पूरे दिन में 18,650 से 18,750 की एक रेंज रही और इसी रेंज में बाजार जो है झूलता हुआ नजर आया। इसी तरह की तस्वीर बैंक निफ्टी में भी नजर आएगी। मेक ब्रेक लेवल्स हैं 43,500 के, 43,700 के स्तर पर इस वक्त खड़ा है बैंक निफ्टी। निफ्टी के मुकाबले अगर देखेंगे, बैंक निफ्टी में प्रदर्शन जो है बीच में मिड सेशन में थोड़ा सा बेहतरी की तरफ जाता जरूर दिखा, लेकिन इन सब के मुकाबले इस वक्त नजरें जो हैं वो स्मॉल कैप इंडिसेस पर हैं, क्योंकि स्मॉल कैप इंडिसेस में भले ही इंडिसेस में वहां भी वॉलेटिलिटी नजर आ रही है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स ढेर सारे हैं। हम देख रहे हैं कि हैवी वेट्स में एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक की वजह से गिरावट जो है वो कम जरूर हुई है, लेकिन उसके अलावा कई सारे बैंक्स फाइनेंशियल काउंटर हैं जिसमें उठापटक है और उसी का एक असर है। आईटी सेक्टर पर भी दबाव है। अडानी ग्रुप शेयर्स में जोरदार मुनाफा वसूली हो रही है। तो ये सारे के सारे सेंटिमेंट्स हैं जो कि बाजार का मूड माहौल इस वक्त तो खराब कर रहे हैं। स्मॉल कैप में मौके हैं, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हैं, इन्हें जरूर समझेंगे, लेकिन एक बार ट्रेडर स्क्रीन समझते हैं डिम्पी से। डिम्पी, गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून मानसी, अगर आप देखें तो कल जो हमने 2 पॉइंट छोड़े थे और उसका आज भी रिप्लिकेशन ऐसी ये कहें कि आज भी प्रेशर कंटिन्यू होता आपको मार्केट्स के अंदर दिख रहा है। एक एक करके मैं सारे पॉइंट्स आपको स्क्रीन पे लेके आता हूँ, ज़रा स्पीड से हम वो सारे पॉइंट्स दिखाएंगे। हुआ क्या है कि जब बैंक निफ्टी तो आज फिर भी आपको तेज़ दिख रहा है बिकॉज ऑफ एचडीएफसी एंड इंडसइंड बैंक, बट निफ्टी के अंदर क्रैक थोड़े ज़्यादा हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि निफ्टी में 18,700 के नीचे आज हम आके ट्रेड कर रहे हैं। कल हमने 18,800 का जो साथ छोड़ा था वो आज भी है। दूसरे दिन अगर आप देखेंगे तो अहम सपोर्ट टूटना अभी भी बाकी है। ये हमने वर्ड जानबूझ के अपने रखा है। असल में ना रेंज ब्रेक डाउन हुआ है, ना रेंज का ब्रेक आउट हुआ है। अभी रेंज बाउंड हो, आप अभी भी वैसे ही काम कर रहे हैं। जैसे कि निफ्टी का अहम सपोर्ट है 18,600, ये भी टूटना बाकी है। इसी तरह से बैंक निफ्टी का अहम सपोर्ट है वो है 43,500, वो टूटना बाकी है। तो जो सपोर्ट्स हैं बाकी हैं वो अभी भी बने हुए हैं और मैं बोलूँगा कि बैंक निफ्टी का 43,500 ना वो सपोर्ट तो है ही है, उसको एक वर्ड आप और भी दे सकते हो जिसका नाम है मेक ब्रेक। वो मेक ब्रेक लेवल वाला काम भी करेगा, वो आपके सेंटिमेंट को खराब या ऊपर लेके आने में वो काफ़ी हेल्प कर सकता है। अगले पॉइंट्स ज़रा स्पीड से लेके आते जाइए सारे के, मेरे वेट मत कीजिए, पॉइंट्स फटाफट से दिखाते जाइए। दूसरा पॉइंट, अगर आप एचडीएफसी बैंक और इंडसइंड देख पा रहे हैं, इन दोनों की वेटेज ने, कंबाइंड वेटेज ने आज बैंक निफ्टी को अच्छे से बनाए रखा है। पुट कॉल रेशियो वगैरह अगर आप चेक कर रहे हैं तो वो भी करीब 1 के आसपास अभी भी चल रही है, यानी कि डैमेज कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। एक और चीज़, ब्लॉक डील्स थोड़ी लग रही हैं। आप ऑल टाइम हाई के आसपास आते हैं, आप देखते हैं कि रोज़ कहीं ना कहीं किसी न किसी शेयर्स पे ब्लॉक डील देखने को मिल रही है, तो वो भी अपना असर छोड़ेगी। दूसरा, आज एसेंचर की गाइडेंस आने के बाद थोड़ा आईटी पे दबाव बना है। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर बैंक टूटेंगे तो आईटी ऊपर आ जाएगा, वो एसेंचर ने वो छोटी मोटी उम्मीद भी हमारी धो डाली और अभी आईटी पे हल्का सा दबाव सा बना हुआ है। एक और चीज, आज एक एग्रेसिव शेयर सेगमेंट है अडानी ग्रुप का, आप वहां पे देख रहे हैं जोरदार मुनाफा वसूली हो रही है। तो ये पॉइंट आपको सारे इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट की अंडरटोन ठीक है, सपोर्ट्स तो बरकरार है, इंडेक्स मैनेज भी हो जाता है जैसे आज बैंक निफ्टी, एचडीएफसी और इंडसइंड से हो गया, लेकिन जो एक कुशन होता है, जो एक कंफर्ट का लेवल होता है, वो धीरे धीरे खिसक के एक एक नॉच करके थोड़ा सा नीचे आ रहा है। बस आप इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। इसलिए मैं कई बार आपसे बात कह चुका हूं, जिनके पास पोजीशंस हैं वो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को फॉलो करें, कट जाने दें, और जिनके पास पोजीशन नहीं है वो अपने छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस, छोटे छोटे टारगेट के लिए मार्केट के पास आएँ। जैसे बैंक निफ्टी का 500 पॉइंट की रेंज है, निफ्टी के सिर्फ 150 से 200 पॉइंट की रेंज है, उसी के अंदर आपका स्टॉप लॉस भी है, उसी के अंदर आपका टारगेट है। ऑप्शन वाले कृपा करके बाहर रहें। कल का बेस्ट एग्जांपल था कि 43,800 की कॉल भी टूटी और पुट भी टूट गई।
तो कुल मिला के आपको थोड़ा सजग होकर ट्रेड करना है, स्टॉक स्पेसिफिक होकर ट्रेड करना है और वॉल्यूम कम रख के ट्रेड करना है। ये मार्केट चर्न करेगा तो अच्छे से अच्छे लोग भी पिट जाएंगे जिनको मार्केट की समझ है। इसलिए मार्केट से या तो दूरी बना के रखिए, तो उतना ही एक्सपोजर लीजिए जिसको आप बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। ये कुल मिला के मार्केट्स के कुछ पॉइंट है। एक दो पॉइंट इसके अंदर हमने आज और खास आपके लिए लिखवाए हैं। पहला, खबर गरम और क्या खबर है, इस सेगमेंट को आप बिल्कुल मिस ना करें। लगातार कई दिनों से हम आपको बेहतरीन स्टॉक्स दे रहे हैं जो हिट हो रहे हैं। और दूसरा, F&O वाले जो शेयर्स हम आपको देते हैं, क्या शानदार वो चलते हैं, परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिल रही है, अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के उसमें ट्रेड ले सकते हैं। आज भी हमने जो दोनों शेयर्स दिए थे अपना अपना काम कर रहे हैं। डॉक्टर रेड्डीज डेज हाई पे है, 5000 का लेवल आज में पार हो गया। और श्रीराम ट्रांसपोर्ट और श्रीराम फाइनेंस 4% नीचे है। दोनों का कंबाइन अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो 6% तक का प्रॉफिट बनता है। एक और बात, कच्चा तेल और प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है सेंटिमेंट के तौर पर। राइट, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने हाईलाइट कर दिए डिम्पी। तो अब चलिए अब गेस्ट से जुड़ने का सिलसिला भी शुरू करते हैं। हमारे साथ अभिषेक बासु मलिक हैं बाजार पर एक फंडामेंटल नजरिया देने के लिए, और साथ ही हमारे साथ टेक्निकल पैनलिस्ट भी तैयार हैं। हमारे साथ अंशुल जैन है और अब से थोड़ी देर में राजेश पालविया भी जुड़ेंगे। पहले अभिषेक आपसे एक क्विक क्वेश्चन लेते हैं। गुड आफ्टरनून। इस वक्त आप बाजार में कैसे देखें, क्योंकि देखिए कई सारे जो पॉजिटिव ट्रिगर्स थे वो बहुत हद तक फैक्टर एट प्ले हो चुके हैं। आप ऑल टाइम हाई के पास ऑलमोस्ट आ चुके हैं। बड़ी बड़ी ब्लॉक डील्स, और अब तक 40,000 करोड़ की ब्लॉक डील्स जून मंथ में हो गए और रिकॉर्ड लेवल्स पर है, और ये ब्लॉक डील्स हो रही हैं। तो क्या आप एक व्यू बन रहा है कि मार्केट शायद थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है? रिकॉर्ड लेवल्स पर तो ऑलरेडी हम हैं, शायद एक ब्रीदर या एग्जॉशन दिख रही है बाजार में। क्या व्यू बन रहा है इस वक्त आपका? देखिए, पहली बात तो ये है कि बाजार जब पुराने हाईज पे वापस आता है, और वो भी काफी महीने बाद, या जैसे हम ये देख रहे हैं कि अराउंड अक्टूबर 21, तो अराउंड 1.5 साल मार्केट कंसोलिडेट ही कर रहा है, ऊपर नीचे एक लेवल, इस लेवल तक का 2-3 बार आके वापस गया है। तो एक नॉर्मल सी बात है कि लोग थोड़ा ज्यादा कॉशियस हो जाएंगे, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, और मेरे हिसाब से वो हेल्दी भी है। और अगर वो प्रॉफिट बुकिंग नहीं आता इस लेवल पे, तो वो मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा चिंता का विषय था। 2-4 दिन ऐसे साइडवेज थोड़ा मेरे हिसाब से जाएगा। उसके बाद मार्केट का जो पहले का रुख था, जो अच्छे स्टॉक्स हैं, जो अच्छे सेक्टर्स हैं, उनमें मेरे हिसाब से तेजी वापस दिखना चाहिए। दिनों का ये सेंटिमेंट है जो कि नजर आ रहा है, लेकिन ओवरऑल एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि बाजार का अंडरटोन या कह सकते हैं लॉन्ग टर्म प्ले में डोमेस्टिक मार्केट्स की ग्रोथ स्टोरी जो है वो तो इंटैक्ट नजर आ रही है। एक फंडामेंटल आउटलुक अभिषेक जी का आपकी तरफ से आपके लिए। लेकिन राजेश पालविया हमारे साथ टेक्निकल एक्सपर्ट होंगे और साथ ही अंशुल भी हमारी टेक्निकल पैनल पर जुड़ गए हैं। अंशुल, गुड आफ्टरनून। देखिए इस वक्त तो सेंटिमेंट्स कल से ही वीकली एक्सपायरी के दिन से ही कमजोरी के डेवलप हुए थे, और आज फ्राइडे सेशन में ही दिन की शुरुआत से ही बाजार जो है सुस्ती के मोड में, मानो वीकेंड बना रहा है ऑलरेडी। क्या देख रहे हैं आप मार्केट पर? स्ट्रैटेजी और स्टॉक्स कौन से होंगे आपके रेडार पर? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। देखिए, ऑल टाइम हाई के आसपास प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी थी, क्योंकि हम नॉन स्टॉप रैली लेके चले थे। 18,071 से ऑल टाइम हाई के पास आए थे, तो प्रॉफिट बुकिंग आना थी और वो आ रही है। यहाँ से थोड़ा सा डाउन साइड एक्सपेक्टेड रहेगा 18,555 तक, बट इवेंचुअली एक साइडवेज करेक्शन में हम पिछले 6 दिन से, और ये साइडवेज करेक्शन आगे भी चलेगा। एक साइडवेज करेक्शन पूरा होने के बाद हम अपसाइड ऑल टाइम हाई के ऊपर ब्रेकआउट देंगे। थोड़ा सा टाइम वाइज करेक्शन चल रहा है जो 5 दिन हुआ है, यहाँ से 8 से 9 दिन ये कंटिन्यू रहेगा, तो यहाँ से भी 4-5 दिन और बचे हुए हैं करेक्शन के। इसके बाद हम ऑल टाइम हाई टच करते हुए दिखेंगे। स्टॉक्स हमारे रेडार पे हैं। एक भारती एयरटेल है। भारती एयरटेल में अच्छा ब्रेकआउट आया है, इसके ऊपर चलने की संभावना काफी हाई है। दूसरा स्टॉक हमारे रेडार में है इंडसइंड बैंक का। इंडसइंड बैंक में 1311 पे हम बाय रिकमेंड करेंगे। ऊपर में टारगेट इसका रहेगा 1354 का, नीचे स्टॉप लॉस 1260 के आसपास का रहेगा। ठीक है, और भारतीय एयरटेल के टारगेट क्या है अंशुल? भारतीय एयरटेल में 851 का ब्रेकआउट है, जिसका टारगेट स्विंग हाई 889 का रहेगा, और स्टॉप लॉस आज का लो 841 का रहेगा। 841 का स्टॉप लॉस है, 889 का टारगेट है। इंडसइंड बैंक का 1260 का स्टॉप लॉस है, और आप ये कह रहे हैं कि 1400 तक पहुंच जाएगा।
तो दो ट्रेड हो गए, एक तो भारती एयरटेल, दूसरा इंडसइंड बैंक। दोनों आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं। ज़्यादा कन्विक्शन भारती एयरटेल पे है कि ये एक इकलौता है अपनी इंडस्ट्री के अंदर जो इस समय वापस से प्राइस एक्शन दिखा रहा है, विद वॉल्यूम दिखा रहा है। आज दोपहर को भी इस शेयर के बारे में हमने डिस्कस किया था। राजेश पालवे भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फटाफट से उनका भी स्वागत करते हैं और उनसे भी आज की ट्रेडिंग कॉल्स लेते हैं। राजेश सर नमस्ते, आपकी इंडेक्स पे व्यू वो भी बताइएगा ज़रा जल्दी से, और शेयर्स भी सर। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग मार्केट में देखने को मिला। हमें लगता है ये एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा मार्केट यहाँ पे सबड्यूड रहेगा। हो सकता है हम रेंज बाउंड ट्रेड करते हुए दिखे। 18600 पे काफ़ी अच्छे पुट बेस बने हुए, तो 18600 एक अच्छा सपोर्ट जैसा काम करते हुए दिखेगा डाउन साइड में। बैंक निफ्टी में भी देखें तो 43,300 43,400 ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, तो इसके ऊपर तो बने हुए। तो इंडेक्स में ओवरऑल अभी भी आउटलुक पॉजिटिव साइड में, बट इंडेक्स स्पेसिफिक ट्रेड हमें लगता है कि थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि काफ़ी कुछ पोजीशंस अब नेक्स्ट वीक में रोल ओवर एक्शन के चलते काफ़ी कुछ एडजस्टमेंट होते हुए दिखेंगे मार्केट में। और फिर अगली सीरीज में हमें नई बैंक निफ्टी की नई एक्सपायरी के लिए भी जो फ्राइडे को शिफ्ट होगी वहाँ के लिए भी अब मार्केट प्रिपेयर होते हुए दिखेगा। तो हमें लगता है कि ये मार्केट में इंडेक्स पे एक साइडवेज बिहेवियर रहेगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे एक्शन बनी हुई रहेगी। स्टॉक स्पेसिफिक हमें लगता है भारती एयरटेल हमारा भी प्रिफर्ड पिक है आज के सेशन में। काफ़ी अच्छे यहाँ पे सेटअप बने हुए, लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे पिछले 3-4 सेशन में देखे तो एक अच्छे डिलीवरी वॉल्यूम स्पाइक भी बनते हुए दिखे। भारतीय एयरटेल में हमारे टारगेट है करीब 885-890 तक के, स्टॉप लॉस होगा 842 का। जो सेकंड स्टॉक बाय करना है वो है फार्मा स्पेस से। उसमें अरविंदो फार्मा एक क्लियरली आउट परफॉर्मिंग स्टॉक यहाँ पे दिख रहा है। जिस तरीके से अरविंदो फार्मा ने अपना एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है ये मोमेंटम फर्दर एक्सेलरेट होते हुए दिखेगा। अरविंदो फार्मा के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं 720-730 तक के। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 682 के आसपास। और जो तीसरा स्टॉक बाय करना है वो ऑटो एंसिलरी से, और उसमें हमें रिको ऑटो कैश सेगमेंट का स्टॉक काफी पसंद आ रहा है। स्टॉक में अगर हम देखेंगे वीकली सेटअप पे तो प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट यहाँ पे स्टॉक विद वॉल्यूम एक्शन करते हुए दिख रहा है। तो रिको ऑटो पे हमें लगता है 115 तक के मोमेंटम ये एक्सटेंड होते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 99 के आसपास। ये आपकी कुछ रिकमेंडेशन रहेंगी, ठीक है। बिल्कुल, अब कुछ ट्रेड्स और ले लेते हैं आज जहाँ पर अच्छी मूव है, क्योंकि फार्मा एक ऐसा इकलौता सेक्टर है जहाँ हरे निशान में ट्रेड हो रहा है। डॉक्टर रेड्डी, डेविस लैब जैसे, डॉक्टर रेड्डी में इनफैक्ट एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। लेकिन एट द सेम टाइम इंडसइंड बैंक, क्योंकि यहाँ हिंदुजा ग्रुप को अपना स्टेक बढ़ाने की परमिशन मिली है, और जिसके चलते आप देख रहे हैं कि इस वक्त टॉप गेनर भी है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में लगभग 3% की तेज़ी है, और क्या ये मोमेंटम फर्दर स्ट्रेच हो सकता है, या फिर ये एक वन ऑफ आज की ही मूवमेंट है? एक बार राजेश इंडसइंड बैंक पर आप चार्ट चेक करके बताएंगे, क्योंकि ये जो खबर है ये पॉजिटिव है, लेकिन इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा कब तक? अगर बाजार में थोड़ा सा कंसोलिडेशन होती है तो क्या मोमेंटम फ्रिजल आउट तो नहीं हो जाएगा? फिलहाल खबर आप जरूर देख रहे हैं स्क्रीन पर। राजेश चार्ट चेक करके बताएंगे। तो प्रियंका जी देखिए, स्टॉक में स्ट्रेंथ तो यहाँ पे बिल्कुल बनी हुई है, और स्टॉक में जिस तरीके के सेटअप है स्टॉक कंफर्टेबली अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। पिछले 5-7 दिनों से एक माइल्ड करेक्टिव मूव के बाद स्टॉक में आज जिस तरीके से बाइंग इंटरेस्ट बना है, पिछले 3 दिन के हाई को अब ये निकालते हुए दिख रहा है। हमें लगता है स्टॉक में स्ट्रेंथ तो यहाँ पे बिल्कुल बनी हुई है। जिनके पास पोजिशन बने रहना चाहिए यहाँ पे। अब स्टॉप लॉस जो फॉलो करना होगा पोजिशनल बेसिस पे वो होगा करीब 1270 के आसपास। जब तक ये स्टॉक इसके ऊपर बना हुआ है, हमें लगता है कि स्टॉक में अपवर्ड मोमेंटम में ये स्टॉक करीब 1370-1380 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखेगा। तो ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखेंगे 1270 के स्टॉप लॉस से। डिप्स की स्ट्रैटेजी आप रखना चाह रहे हैं। एक बार अंकुर से ये पूरी इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं, समझ लेते हैं कि कितना निवेश बड़ा आ सकता है और ये मंजूरी मिल कब सकती है। अंकुर बताएं सारी डिटेल्स। जी हाँ, बिल्कुल। हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से हिंदुजा को एक बहुत ही जल्द फाइनल मंजूरी मिल सकती है, और ये मंजूरी है वो इंडसइंड बैंक में हिस्सेदारी 15% से बढ़ाकर 26% तक करने को है। सूत्र हमें यही बता रहे हैं कि ये जो पूरी प्रक्रिया है वो फरवरी से शुरू कर दी गई थी, जहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला था कि आप जो अपना स्टेक है वो 15% से बढ़ाकर 26% कर सकते हैं। इसकी इन प्रिंसिपल मंजूरी है, लेकिन जो भी प्रोसेसेस हैं वो आपको कंप्लीट करने होंगे, ड्यू डिलिजेंस कंप्लीट करनी होगी। तो उसके लिए एक R1 नाम का फॉर्म होता है जो कि कंपनी ने फाइल किया था। सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि वो सारी फॉर्मेलिटीज अभी पूरी हो चुकी हैं और ये ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पे है। अब जो मामला है वो
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कोर्ट में है और वहाँ से बहुत ही जल्द मंजूरी मिल सकती है। लेकिन हमने ये भी जानने की कोशिश की कि आखिर कितना इन्वेस्टमेंट करेगा हिंदुजा ग्रुप अगर ये मंजूरी मिल जाती है। तो सूत्र हमें यही बता रहे हैं कि 10,000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकता है ये जो पूरा स्टेक बढ़ाने में, और ये आप Q2 में होते हुए देख सकते हैं। अब पूरा जो इंतजार है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मंजूरी का है जो फाइनल स्टेज में हमें बताया जा रहा है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि हिंदुजाज अपना हिस्सा 15% से बढ़ाकर 26% कर सकते हैं। शुक्रिया आपका ये सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो महज हिंदुजा ग्रुप की हिस्सेदारी बढ़ाने की जो खबर है, इससे हिंडुस्तान बैंक के स्टॉक में हमने 3% के मूव्स देखे हैं। बहरहाल यहाँ पर खबर और उससे जुड़े टेक्निकल आउटलुक भी आपके लिए हमने सामने रखे। लेकिन फार्मा सेक्टर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, इस वक्त एकमात्र सेक्टर जिसमें हम देख रहे हैं आज परफॉर्मेंस है डिफेंसिव्स के तौर पर, फार्मा जो है आगे खड़ा बाजार को संभालने की कोशिश कर रहा है। फार्मा सेक्टर में आप देखेंगे मेजॉरिटी फार्मा प्लेयर्स, नैटको फार्मा, औरोबिंदो फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, ग्लेनमार्क, के सारे स्टॉक्स में इस वक्त हरे निशान के साथ बाकी सारे सेक्टर से विपरीत चाल नजर आ रही है। अभिषेक, फार्मा सेक्टर पर फंडामेंटल आउटलुक आपका जानना चाहेंगे, क्योंकि अनुमान तो यही है कुछ तमाम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की माने तो कि इस साल फार्मा इंडस्ट्री के लिए प्राइस इंक्रीज का ट्रेंड भी नजर आएगा। यूएस मार्केट से जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ड्रग्स शॉर्टेजेस और सप्लाई डिस्ट्रप्शंस के चलते, वो डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए काफ़ी मजबूत साबित होंगी। और इसके अलावा भी इनपुट कॉस्ट का ईज आउट होना, फ्रेट कॉस्ट नॉर्मलाइजेशन, सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो फार्मा को मजबूती देंगे। आपकी राय फार्मा स्पेस पर, और अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स इस पर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। फार्मा मैं लास्ट एक महीने से पिछले बार भी मैं जब आपके शो में आया था तो मैंने ये बताया था कि फार्मा अच्छा लग रहा है। तो फार्मा में क्या होता है कि हर एक कंपनी अपनी अलग अलग, थोड़ा सा अलग होता है, नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग या दूसरी सेक्टर की तरह नहीं है, क्योंकि हर एक कंपनी का अलग पाइपलाइन होता है, अलग मॉलिक्यूल्स हैं, फोकस अलग होता है। किसी का फोकस यूएस में ज्यादा है, किसी का डोमेस्टिक मार्केट में ज्यादा है। तो उस हिसाब से इंडिविजुअल कंपनीज को ध्यान में रख के हमको एनालाइज करना चाहिए। मेरे पसंदीदा कुछ स्टॉक्स हैं बेसिकली, जैसे डॉक्टर रेड्डीज है, नैटको फार्मा, अभी फिलहाल जेबी केमिकल्स मुझे काफी पसंद आता है। तो ये 4-5 जो स्टॉक्स हैं, डिवीज लेबोरेटरीज मुझे काफी पसंद है, जो कि एग्जैक्टली फार्मा नहीं है लेकिन एपीआईज स्पेस में है। तो ये सब स्टॉक्स हैं जो काफी अच्छा कर रहे हैं, और इन आगे भी अच्छा करने की और उम्मीद है। ठीक है, डन। अलग अलग स्टॉक्स में कईयों में कुछ अच्छा मूवमेंट आज देखने को मिल रहा है। एक काम करते हैं, एक शेयर पता करते हैं। अंशुल, आप जरा एक चार्ट खोलेंगे, चार्ट खोले एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के। मान लीजिए किसी के पास पोजीशंस हैं, 1-2 दिन पहले हमने भी बताया था ये शेयर तब से अच्छा चल ही रहा है, अभी भी ले सकते हैं। ज़्यादा लेट तो नहीं हुए ना, पोजीशंस कहीं हाथ से तो नहीं छूट गया एंट्री के लिए? अगर आपका जवाब हाँ में है तो फिर स्टॉप लॉस और टारगेट भी देना। एक्साइड पे आपका टेक चाहिए। देखिए, एक्साइड लगभग 8 दिन में 15% चल चुका है, तो फ्रेश एंट्री के लिए तो लेट हो गया है। बट अगर किसी के पास पोजीशन है तो 222 का स्टॉप लॉस बनेगा, और ऊपर में यहाँ पे भी थोड़ा सा स्टीम बचा हुआ है, 245 तक की ये रैली एक्सटेंड हो जाएगी। ऑल राइट, ये तो हुई बात एक्साइड पर। लेकिन आज एक बार ये बात करते हैं, क्योंकि न्यू एज स्टॉक्स जो हैं उनमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिख रही है। अपने 50 वीक लोग से लगभग 50% पेटीएम जैसे स्टॉक्स तो 90% तक रिकवर हो चुके हैं। और अब इस पर और क्या तेज़ी के बड़े कारण हैं, आगे कैसी मूव रह सकती है, एक बार इस पर शरद हमारे लिए कुछ इंटरेस्टिंग डेटा लेकर आए हैं। और इनफैक्ट शरद कुछ डेटा हमारे लिए पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर कई सारी अहम डील्स को लेकर भी हुई बात पर हो रहे हैं। तो कुछ रिसर्च है शरद के पास, आइए एक बार शरद से समझ लेते हैं। शरद बताएं, क्या कुछ आपके पास रिसर्च है? जी बिल्कुल, हम बात करेंगे यहाँ पे जो है यूएस की वीज़ा में जो है ओवरऑल आसानी कर दी गई है। अब याद रखिए, बिडेन प्रशासन जो है यूएस में रहने के जो काम करने के नियम है वो आसान कर दिए हैं, और दोनों कंट्रीज़ में जो है वीज़ा कंसुलर ऑफिसेस खोल रहे हैं। इसमें इम्पैक्ट क्या होगा? BLS इंटरनेशनल के इंटरेस्टिंग होगा। और याद रखिए, जो IT स्टॉक्स है उनमें जो है जो H1B वीज़ाज़ में जो लगाए हैं नाम, उनमें जो है फ़ायदा देखने मिल सकता है। लेकिन अब चिप कंपनियों से बात करते हैं, उन पे कैसे फ़ायदा हो सकता है। और यहाँ पे याद रखिए, माइक्रॉन जो है लगभग $2.75 बिलियन टोटली इन्वेस्ट करेगी, लेकिन अभी कमिटमेंट जो है लगभग $825 मिलियन का आया है।
और इम्पॉर्टेंट बात ये भी एक चीज़ बता दूं कि अगले 4 साल में इंजीनियरिंग में भी जो है बड़ा खर्चा होगा, लगभग $400 मिलियन का, और गुजरात सरकार भी इसमें हिस्सा लेने वाली है। कौन से स्टॉक्स होंगे इम्पैक्ट के लिए, वो उसको लाते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे डिक्सन टेक, शर्मा SGS, टाटा एलेक्सी और बॉशिप जैसे स्टॉक्स है जहाँ पे आप देख सकते हैं इनको फ़ायदा देखने मिल सकता है। अब बात करेंगे व्यापार के जो गतिरोध खत्म हुए, जो ट्रेड के जो इश्यूज़ थे वो अब कंप्लीट हुए, वो विवाद खत्म हुए, तो मोस्टली वो सोलर और आपके मॉड्यूल्स के ऊपर था। तो इसमें जो इम्पैक्ट देखने मिलेगा पॉजिटिव, वो है आपके टाटा पावर जैसे स्टॉक्स में जो है देखने मिल सकता है। इसके अलावा मिनरल्स में भी जो है इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आई है। अब यहाँ पे जो है भारत अमेरिका की जो मिनरल्स की जो सिक्योरिटी पार्टनरशिप है उस पे फोकस करने वाले जो आगे जाते हैं। और याद रखिए लगभग जो ईवी की जो लगती है आपको मिनरल्स, उसमें जो है और लगभग $650 मिलियन का जो है एस्पिलन कार्बन जो कहते हैं उस चीज़ पे जो है इन्वेस्टमेंट की जाएगी और अगले 5 सालों में 500 लोगों को नौकरी भी मिलेगी। वेदांता, अमारा राजा, एक्साइड, ये सारे स्टॉक्स जो है फोकस में रहने वाले हैं क्योंकि बैटरी रिलेटेड स्टॉक्स है जहाँ पे आपको केमिकल्स लगता है, और वेदांता में भी जो है मिनरल्स लगती है। सोलर पावर की भी बात करें तो यहाँ पे निवेश के और जो दायरे बढ़ने वाले हैं। और याद रखिए VSK एनर्जी जो है क्लीन एनर्जी के में जो है लगभग आप कह सकते हैं फोकस करेगी, और विक्रम सोलर $1.5 बिलियन लगाएंगे। स्टॉक्स बताए तो टाटा पावर और बोरोसिल रिन्यूएबल्स है। लड़ाकू विमान में फोकस में रहेगा HAL, क्योंकि GE और HAL का एक बड़ा करार हुआ है जहाँ पे वायुसेना के जो विमान हैं उनके इंजन बनाने वाले हैं। और इसके अलावा $3 बिलियन का जो MQ-9B करके सर्जिकल ड्रोन है उस पर फ़ायदा होगा। अब याद रखिए ड्रोन स्टॉक्स में फोकस में रहेगा HAL, ड्रोन 4 है, जेनटेक, रतन इंडिया और पारस डिफेंस जैसे स्टॉक्स पे। और आखिर में बात करेंगे अंतरिक्ष को लेके, स्पेस का एक्सप्लोरेशन का जो थीम रहने वाला है, नासा के साथ जो एक जॉइंट मिशन होने वाली है। याद रखिए 2024 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी जो है के साथ भी वो काम करने का करार रहेगा। और जो स्टॉक्स रहने वाले फोकस में वो रहेंगे आपके नेल्को, पारस डिफेंस और टाटा कम्युनिकेशन जो स्पेशली सैटेलाइट रिलेटेड सर्विसेज देते हैं उसके ऊपर इर्द गिर्द ये डिसीजन होगा। एक्सॉस्टिव रिसर्च थी, लंबी चौड़ी रिसर्च थी, लेकिन शरद ने बहुत अच्छे से समझाया भी। एक्चुअली शरद न्यू एज स्टॉक्स पर भी कुछ बताने वाले थे, इसलिए थोड़ी कंफ्यूजन हुई, लेकिन अभी उसकी भी बात आगे करेंगे। लेकिन अभी जो इंडिया और US के बीच जो डील्स हैं, जिन जिन सेक्टर्स को फ़ायदा होता जा रहा है, वो आप ज़रूर एग्जॉस्टिव लिस्ट देख रहे हैं। ऐसा ही एक और रिसर्च पार्ट पूजा ने भी हमारे लिए किया है, जहां वो ये बता रही हैं कि PM मोदी के अमेरिकी दौरे के दौरान जितनी भी ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसको लेकर किस तरह की डेवलपमेंट हो सकते हैं, वहां कैसी पॉसिबल डील आ सकती है। पूजा बताएं। जी, प्रधानमंत्री मोदी के US दौरे के दौरान हमने देखा कि डिफेंस कंपनियां काफ़ी ज़्यादा फोकस में थी और इसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेकर भी कुछ बड़े फैसले होने थे। अब बताया जा रहा है कि इंडिया और US के बीच करीब 22,000 करोड़ के डील साइन होने का अनुमान बताया जा रहा है और इसमें USA, DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और कुछ प्राइवेट जेट प्लेयर्स के बीच ये डील साइन हो सकती है। इस तरह की उम्मीदें लगाई जा रही हैं। हम आपको ड्रोन इंडस्ट्री से जुड़े अगर डेटा बताएं, इंडिया से जुड़े, तो यहाँ पर कंपनी की 2025 तक $1 बिलियन की ड्रोन इंडस्ट्री बनाने का लक्ष्य है। अभी तक अगर मिलिट्री ग्रेड UAV की बात करें तो इंडिया का 3rd लार्जेस्ट इम्पोर्टर है और चाइना, US और यूरोप से ज़्यादातर कंपोनेंट्स जो है वो यहाँ पर इंपोर्ट किया जाता है। लेकिन अब इंडिया धीरे धीरे अपना फोकस बढ़ा रही है स्वदेशी ड्रोन को बढ़ाने में। अभी तक इंडिया से जो एक्सपोर्ट होता है उसमें जो 75% ड्रोन है वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ होता है। तो इस तरीके की अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होंगी तो हम देखेंगे कि ड्रोन इंडस्ट्री में भी इंडिया एक बड़ा यहाँ पर मार्केट शेयर गेन करता हुआ नज़र आएगा ग्लोबली। तो इस लिहाज से अगर देखें तो हम देख रहे हैं कि यहाँ के डिफेंस कंपनियों को भी फ़ायदा होगा, जो कि ड्रोन रिलेटेड कंपनियाँ हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। और हम देख भी रहे हैं कि इस बीच उससे रिलेटेड कंपनियों में अच्छा रनअप भी देखा गया इस दौरे के दौरान। पारस डिफेंस में करीब 42% की तेज़ी थी, जेनटेक में 55% की तेज़ी देखने को मिली। इसके अलावा HAL यहाँ पर भी 51% की तेज़ी हमने देखी है। तो ये जो कुछ डील होने वाली हैं इसके चलते आप ये जो ड्रोन कंपनियाँ हैं इस पर नज़र रखिए। शुक्रिया पूजा, काफ़ी एक्सटेंसिव लिस्ट ये भी थी। ड्रोन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कई सारे हैं इस वक्त इंडियन मार्केट में, और जब ड्रोन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के अग्रीमेंट साइन होते हुए दिखेंगे तो उसका बड़ा फ़ायदा
और ये जो स्टार्टअप्स है स्लोली एंड इवेंचुअली लिस्टेड प्लेयर्स यानी कि प्राइमरी मार्केट में भी एंट्री करेंगे, तो क्लियरली ये एक सेगमेंट है जिसे वॉच आउट करना चाहिए। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी कई सारे सेगमेंट्स, कई सारे सेक्टर्स, डिफेंस तो लगातार है ही, लेकिन एक सेगमेंट जो काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है वो चिप कंपनियों का भारत में निवेश। राजेश, गुड आफ्टरनून। आपसे जानना चाहूँगी, कुछ कंपनियां जो चिप के इनफैक्ट चिप शॉर्टेज वाज अ कंसर्न, और वहाँ से जो कंपनियां हैं जो क्लियरली एक कनेक्ट रखती हैं, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, सिरमा एसजीएस, टाटा एलेक्सी, मोशिप टेक्नोलॉजीज। मोशिप हम देखते हैं काफ़ी कम डिस्कशन में आती है, लेकिन ये भी एक चिप से जुड़ी हुई, इस सेगमेंट से जुड़ी हुई कंपनी है। दरअसल माइक्रोन टेक्नोलॉजी गुजरात में चिप असेंबली प्लांट लगाने की तैयारी कर रही है, और यूएस की सेमीकंडक्टर कंपनी एप्लाइड जो है वो मटेरियल निवेश करेगी। तो बड़े सारे ऐलान तो हैं ही, और इस ऐलान की अगर बात करें सिर्फ और सिर्फ डिफेंस नहीं, इसके अलावा भी कई सारे सेगमेंट्स पर फोकस किया गया है। क्या आपको लगता है इन सारे स्टॉक्स पर एक बार नज़र बनानी चाहिए? क्योंकि फंडामेंटली तो हम देख रहे हैं काफ़ी सारे न्यूज़ फ्लोज हैं, टेक्निकली स्टॉक्स में आज बाजार की गिरावट का असर है, अदरवाइज आपकी राय? तो मानसी जी देखिए, डिक्सन में तो हमने काफ़ी बड़ा मूव पिछले कुछ हफ्तों में यहाँ पे देखा है, और स्टॉक ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 3000 के लेवल से ऑलमोस्ट ये 4700 के लेवल तक एक अच्छा बड़ा मूव यहाँ पे पिछले कुछ हफ्तों में यहाँ पे बनते हुए दिखा है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि डिक्सन टेक्नोलॉजी में एक बड़े करेक्शन के बाद यहाँ पे एक मंथली चार्ट पे भी रिवर्सल के साइन यहाँ पे बिल्कुल बनते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल बाय करने की सलाह, एक अच्छा बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे मंथली चार्ट पे बना है, और हमें लगता है कि अब स्टॉक अब यहाँ पे 4000 के ऊपर मेंटेन रहने में कामयाब रहेगा, तो इसका जो नेक्स्ट लक्ष्य बन सकता है वो 5250 और 5500 की तरफ भी आगे आने वाले महीनों में देखने को मिल सकता है। तो एक बड़े करेक्शन के बाद डिक्सन में तो एक यहाँ पे रिवर्सल के साइन बिल्कुल बनते हुए दिख रहे हैं। वहीं हम देखें टाटा एलेक्सी में, तो इसमें भी एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में अगर देखें तो ये थर्ड कंसेक्यूटिव मंथ है जहाँ पे स्टॉक एक अच्छी स्ट्रेंथ वापस से दिखाते हुए दिख रहा है। यहाँ पे भी एक अच्छा रिवर्सल बड़े चार्ट पे बनते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है टाटा एलेक्सी में अब जिस तरीके के रिवर्सल बने हैं यहाँ पे, अगर ये स्टॉक 7200 के ऊपर बना रहा तो इसका नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है पोजिशनल बेसिस पे 8200 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। तो हमें लगता है दोनों स्टॉक पे फोकस रखना चाहिए। एक बड़े करेक्शन के बाद रिस्क टू रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक अच्छे रिवर्सल के साइन बने तो टाटा एलेक्सी एंड डिक्सन दोनों हमें लगता है कि यहाँ से फर्दर और तेजी आगे आने वाले महीनों में दिखा सकते हैं। ठीक है, अंशुल एक शेयर आप चेक करेंगे, आज डीसीएम श्रीराम के अंदर काफ़ी स्ट्रांग मूव आया है, ये मूव क्या आगे और चलेगा? डीसीएम श्रीराम, मान लीजिए मैंने आज शेयर को नहीं खरीदा है, मैं कल खरीदना चाहता हूँ या मंडे को मौका देख के इसके अंदर पोजीशंस लूँगा, तो आपकी हाँ है इसमें डीसीएम श्रीराम? कपनल पैटर्न का ब्रेकआउट आया है, ये ब्रेकआउट के जस्ट पास ही है, तो यहाँ से लॉन्ग इनिशिएट करना चाहिए। नीचे में थोड़ा सा स्टॉप लॉस 875 के आसपास आएगा, और स्टॉक में काफी अच्छे लेवल्स दिख रहे हैं, 1058 तक का टारगेट मिल जाएगा। दूसरा दिखाओ। ठीक है, ये जो शेयर प्राइस है ये वाला नहीं है डीसीएम श्रीराम, ये दूसरे वाला डीसीएम श्रीराम आप लिखेंगे तो आपको आ जाएगा, उसका कोड डीसीएम श्रीराम के नाम से मिलेगा, ये वाला। अब मेरे को अंशुल एक बार वापस से टारगेट बताना, मैं मिस हो गया मेरे से टारगेट, क्योंकि मैं शेयर का प्राइस दूसरा देख रहा था। 1000 रुपये आप बता रहे हो प्लस टारगेट है इसके? 1058 तक का टारगेट यहाँ आराम से मिल सकता है। ठीक है, स्टॉप लॉस क्या बनेगा? 875 का। 875 का। अब मेरे को जरा आपसे एक और शेयर जरा पता करना है, एक बार जरा उसके बारे में भी आप देख के बताइए। उस शेयर का नाम है BLS इंटरनेशनल के नाम से कंपनी है, BLS इंटरनेशनल, वीज़ा से जुड़ी हुई कंपनी है। इसका ब्रेकआउट हो गया, ये और चलेगा क्या BLS इंटरनेशनल? इसमें भी ब्रेकआउट आया है 195 के लेवल्स पे, इसमें स्टॉप लॉस 189 के आसपास का बनेगा, और ऊपर में इमीडिएटली 2 से 3 दिन में 215 और थोड़ा सा समय देते हैं तो 240 तक के टारगेट मिल जाएंगे। डिम्पी इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि वीज़ा से जुड़ी हुई कंपनी है, और ये अभी शरद की लिस्ट में भी थी जहां पर इम्पैक्ट होने की बात हो रही है, पॉजिटिव इम्पैक्ट होने की बात कर रहे हैं। लेकिन इस बीच कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। AB कैपिटल, वहां पर 2% की मूव है, और आज थोड़ा सा तो फाइनेंस काउंटर्स पे, क्योंकि सारे स्पेसेस पे दबाव है राजेश, तो फाइनेंस काउंटर पे थोड़े सॉफ्ट हुआ है। लेकिन AB कैपिटल क्या फिर से एक ट्रेडिंग रेंज के लिए स्टार्ट हो रहा है? 2-2.5% की तेजी है आज।
तो प्रियंका जी देखिए, स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम हमने पिछले कुछ दिनों में देखा था, लेकिन अभी भी अगर स्टॉक को देखें तो यहाँ पे जो एक इमीडिएट सप्लाई जोन बना हुआ है स्टॉक का, वो करीब 181 182 की जोन में बना हुआ है। हालांकि अगर इसके ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर को देखें तो वीकली सेटअप में स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल करते हुए दिख रहा है, जो क्लियरली दिखाता है कि स्टॉक एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड में यहाँ पे बिल्कुल बना हुआ है। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सेटअप इसके बुलिश है। नियर टर्म में हमें लगता है 182 एक चैलेंजिंग लेवल है, अगर वो क्रॉस होता है तो इसके नेक्स्ट टारगेट फिर 200 रुपए की तरफ भी बढ़ते हुए दिखेंगे। तो पोजिशनल बेसिस पे बिल्कुल होल्ड करने की सलाह है। अगर छोटे मोटे जो डिप मिले थे, ये एक अपॉर्चुनिटी है बाय करने की। स्टॉप लॉस जो रखना होगा 170 के आसपास, लेकिन नजरिया 200 की रखें। तरफ ठीक है, लंबी अवधि का नजरिया रखें। 180 के लेवल्स अगर शॉर्ट टर्म बेसिस पर है तो इसे वॉच आउट जरूर कीजिए। लॉन्ग टर्म बेसिस पर जरूर इसे मेंटेन किया जा सकता है। 2-2.25% की तेजी। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और अब 3 बज गए, एग्जैक्ट 3 o'clock। खबर गर्म है सेगमेंट का रुख करते हैं। ओके, सो अभी एक्सटेंसिव लिस्ट रिसर्च की हमें बताई शरद ने, और फिर खबर गर्म है सेगमेंट में शरद अपनी डिटेल रिसर्च लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताइए शरद, गुड आफ्टरनून, कौन सी खबर और कौन सा स्टॉक? गुड आफ्टरनून मानसी। तो हमारे जो है डीलर्स के साथ बातचीत चली है, थोड़ी सी जो है ओवरऑल सेंटीमेंट में देख रहे हैं, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली और अनसर्टेनिटी आ रहा है, रेंज बाउंड दिख रहे हैं सेगमेंट्स। लेकिन आज जो फोकस रहेगा वो रहेगा हमारा ब्लू स्टार पे, और यहाँ पे म्यूचुअल फंड हाउस ने जो थोड़ी सेलिंग की है। ऑफकोर्स स्टॉक में जो एक अच्छी मूवमेंट है, ये पिछले एक साल में 65% स्टॉक भी ऊपर गया है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो की डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पे बड़ी बड़े दिग्गज कंपनीज हैं, जैसे कि SBI म्यूचुअल फंड, एक्सिस और कोटक म्यूचुअल फंड। ओवरऑल म्यूचुअल फंड्स देखें तो लगभग 29% स्टेक होल्ड करते हैं, जिसका वैल्यू ऑलमोस्ट 3600 करोड़ आता है। कल ही ICICI सिक्योरिटीज़ का रिपोर्ट आया था, मेंटेन होल्ड रखा है कंपनी में, और जो टारगेट प्राइस है वो 740 रुपये कर दिए हैं। इसके अलावा जो है इंडस्ट्री में जो ट्रिगर्स देखने मिल रहे हैं उस पर अगर फोकस करें तो थोड़ी नेगेटिव रिएक्शन देखने मिल रही है। और यहाँ पे जो सीज़न के शुरुआत में जो रूम AC का ग्रोथ का अनुमान था वो 20% का था, और अब जो है इंडस्ट्री सोर्सेज के हिसाब से अब 20% का डी ग्रोथ देखने वाला है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो अनसीजनल रेनफॉल हुए थे स्पेशली नॉर्दर्न इंडियन मार्केट्स में, उसके कारण जो है AC के सेल्स जो है उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हुए हैं जो लास्ट ईयर के समर लेवल्स में देखने मिले थे। और इसके अलावा जो है प्राइस हाइक भी है ऐसी कंपनियां नहीं ली हैं क्योंकि कंपटीशन बढ़ी है। ऑफकोर्स ब्लू स्टार तो था ही इम्पैक्ट में, लेकिन वोल्टस भी आज फोकस में रहेगा क्योंकि यहाँ पे UBS का डाउनग्रेड आया है और उनको 22 से जो है घटा के न्यूट्रल कर दिया। लक्ष्य जो है 1200 रुपये से घटा के 840 रुपये कर दे हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल देख सकते हैं म्यूचुअल फंड की जो सेलिंग देखने मिल रही है ब्लू स्टार में। स्टार में सेलिंग है, ठीक है शरद, शुक्रिया। और पीयर ग्रुप में भी आपने बताया वोल्टास ऑफ कोर्स UBS का डाउनग्रेड है, उससे एक इम्पैक्ट है। ब्लू स्टार इनफैक्ट पिछले 2 दिन से काफी चल भी रहा था, अब आज इसमें एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग, हालांकि ज्यादा नहीं है, 1.5-2% की गिरावट है, लेकिन म्यूचुअल फंड इससे एग्जिट कर रहे हैं, ये हमें शरद बता रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया शरद ये जानकारी देने के लिए। एक बार चले, ब्लू स्टार की बात हुई है, वोल्टास, सिम्फनी सारे आज इस स्पेस पे थोड़ा सा ड्रैग है, लेकिन कहाँ तक दबाव रह सकता है वोल्टास पे, एक बार राहुल से समझ लेते हैं, राजेश पालविया से समझ लेते हैं। राजेश, वोल्टास तो खैर इनफैक्ट लगता है कि अब किसी के पास भी नहीं है शायद। वोल्टास से तो बहुत पहले ही कई सारे इन्वेस्टर्स एग्जिट कर गए, एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में चल रहा है, लगातार इसके मार्केट शेयर को लेकर कंसर्न्स बात की जा रही है, और अब ये जो फर्दर और डाउनग्रेड फर्दर करके प्राइस टारगेट भी कट कर दिया UBS ने, तो आज 4% का जो डेंट है, क्या ये लग रहा है बाउंस बैक थोड़ा बहुत कर सकता है या और प्रेशर में रहेगा अभी स्टॉक? तो प्रियंका जी, काफी वीक स्ट्रक्चर हो चुका है वोल्टास में। देखें तो पिछले कुछ हफ्तों में जो भी अटेम्प्ट स्टॉक ने लिए रिकवरी के, वहाँ पे एक कंटिन्यूस सप्लाई यहाँ पे बिल्कुल बना हुआ है। स्टॉक के लिए जो बड़ा चैलेंजिंग लेवल बना हुआ है वो करीब 840 से 850 के जोन में बना हुआ है। जब तक ये स्टॉक वोल्टास इसके ऊपर सस्टेन या उसके ऊपर क्रॉस नहीं करता है, छोटे मोटे पुलबैक में एक इसमें सप्लाई बिल्कुल बना हुआ रहेगा। अभी देखें जो रिसेंट यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है, उसमें स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग लो जो कि अप्रैल में बने थे उसको भी आज ब्रेक डाउन करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि अब यहाँ पे 866 यहाँ पे जिस तरीके के ब्रेकडाउन देखने को मिले 762 के नीचे अब ये स्टॉक फिसलते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है इसका जो नेक्स्ट टारगेट बन सकता है डाउन साइड में वो करीब 735 की तरफ आते हुए दिख सकता है, जो कि इसके जनवरी 2023 के लो हैं। तो स्टॉक में अभी भी सीरीज ऑफ लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन है, फर्दर और वीकनेस यहाँ पे देखने को मिल सकती, तो अभी बाय
के लिए अभी अवॉइड करें। यहाँ पे हमें लगता है करेक्शन और एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। ओके ठीक है, कुछ कुछ स्टॉक्स और ढूंढने की ज़रा कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे और पोजीशंस बन सकती है। एक्चुअली मेरी नज़र बार बार गैस वाले स्टॉक्स पे भी जा रही है, गेल, आईजीएल, एमजीएल। क्या ये स्ट्रक्चरली इतना दम रखते हैं अभिषेक सर? क्या इनको पोजिशनली हम अपने पोर्टफोलियो में जगह दें क्या? क्योंकि पहले एक मौका हम छोड़ चुके हैं। एक्चुअली क्या सारे शेयर ना सस्ते मिल रहे थे हमको कुछ टाइम पहले तक, लेकिन अभी इनका एक मूवमेंट, एक दौर की तेज़ी हम देख चुके हैं। क्या पोर्टफोलियो में इनको जगह दें? अगर देनी है तो फिर कितनी परसेंटेज में दें? और अगर ये 2-4 शेयर्स हैं जैसे आईजीएल है, एमजीएल है, गेल है, गुजरात गैस है, इनमें से कौन सा आपको ज़रा ठीक लग रहा है? देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए मेरे हिसाब से ये जो एक गैस का प्ले है, ये काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि अ, हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स की कमी है, हम इंपोर्ट करते हैं। तो गैस, ओवरऑल गैस का यूज बढ़ेगा। इन इन सारे स्टॉक्स में मुझे पर्सनली गुजरात गैस थोड़ा सा बेटर लगता है, क्योंकि उसमें आपको डुअल प्ले मिलता है। आपको दोनों कमर्शियल एज वेल एज रेसिडेंशियल गैस यूजेज का बेनिफिट मिलता है। हालांकि आप बाकी जो जितने भी स्टॉक्स हैं, एमजीएल, आईजीएल, सारे अच्छे हैं। गेल तो ऑब्वियसली इन सबसे सब बड़ा है, और काफी हद तक इंडिया का जो गैस पाइपलाइंस और गैस सप्लाई है वो गेल के थ्रू होता है। तो ये पूरा सेक्टर मुझे इंटरेस्टिंग लगता है और काफी अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि ओवरऑल सेक्टोरल ट्रेंड हमेशा रहेगा, क्योंकि डिमांड इज स्ट्रांग रहेगा। अगर आप देखेंगे तो सेक्टोरल व्यू जो है वो काफ़ी पॉजिटिव है और हर लिहाज से फंडामेंटल्स जो है वो मजबूत नज़र आ रहे हैं। इसी के चलते स्पेस पर नज़र होनी चाहिए, लेकिन बाजार में तो कमज़ोरी है ही। एक बार क्विकली निफ्टी बैंक निफ्टी को दिखा दीजिए। जिस तरह की बिकवाली का दबाव, आज सेंटिमेंट्स जो है बिगड़ते हुए नज़र आए हैं। फ्राइडे सेशन है, आइए फ्राइडे और आपके वीकेंड की तैयारी करवा देते हैं, क्योंकि बाजार में तो इस वक्त ऑलरेडी वीकेंड मोड चल रहा है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में प्रशांत जुड़ गए हैं, सिल्वर स्क्रीन से लेकर OTT तक वीकेंड में क्या करना चाहिए बताने के लिए। बताइए प्रशांत। बिल्कुल मानसी और प्रियंका, वीकेंड की जब बात आती है तो हर बार मैं बहुत उत्साहित रहता हूँ, बहुत कुछ बताने के वहाँ लिए। भी नहीं है कुछ। लेकिन आज जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आदि पुरुष को लेके जो बज़ था, तो उसमें मेकर्स ने अपनी रिलीज शिफ्ट की थी। हाँ। कि साहब ये पिक्चर तो निकलेगी, भगवान राम की कहानी है, लेकिन बैकफायर हो गया, बहुत कुछ हुआ, पिक्चर गिर चुकी है। तो शायद इस वजह से इस बार ठंडी रिलीजेस हैं, लेकिन चूंकि दर्शकों को ऑप्शन बताने हैं तो मैं फटाफट से जो है वो ऑप्शन आपके दर्शकों को बता देता हूं। तो बिग स्क्रीन पर एक फिल्म जो है हिंदी में रिलीज हुई है और उस फिल्म का नाम है 9020। आपको याद होगा एक हॉरर फिल्म आई थी किसी ज़माने में विक्रम भट्ट की, और उसी की ये अगली सीक्वल है। तो ये एक हॉरर का तड़का आपको बिग स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा बिग स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा धमाल नहीं है। पुरानी रिलीजेस जो हैं वो आदि पुरुष भी है और कुछ और भी फिल्में हैं मौजूद। अगर आप एक हल्की फुल्की कॉमेडी फिल्म देखना चाहते हैं तो ज़रा हट के ज़रा बच के अभी भी थिएटर्स में है। बात करें OTT की, तो एक बड़ी रिलीज हो सकती थी, लेकिन इस फिल्म को देखकर मुझे मज़ा नहीं आया। और ये फिल्म है टीकू वेट्स शेरू। जी हाँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अवनीत कौर की ये फिल्म जो है वो बड़े पर्दे पर रिलीज तो हुई है, लेकिन बहुत ही ख़राब फिल्म मैं कहूँगा इसे। राइटिंग, एक्टिंग, डायरेक्शन, सब कुछ इतना पुअर है इस फिल्म में कि मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि इसको आप वीकेंड में इसमें थोड़ा टाइम ज़ाया करें इस पर। बहुत ही ख़राब फिल्म। इसके अलावा बात करें तो बहुत सारी और भी फिल्में आपके ऑप्शन में हैं। एक तरफ जो है सलमान खान की फिल्म जो है वो अब OTT पर मौजूद है, किसी का भाई किसी के जान। हालांकि उसको भी हमने बहुत अच्छे रिव्यूज़ नहीं दिए थे, तो वो फिल्म मौजूद है ZEE5 पे। अगर आपने मिस कर दिया, आप सलमान खान के फ़ैन हैं, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। ये फिल्म ZEE5 पर मौजूद है। अब इन सब के बीच सवाल उठता है फिर देखा क्या जाए। तो मैं यहाँ पे एक रेकमेंडेशन लेकर आया हूँ। वो आप फिल्म बड़े अगर आप होम एंटरटेनमेंट के तौर पर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, और इस फिल्म का नाम है अराइवल। अमेजॉन प्राइम पर यह फिल्म मौजूद है। और अराइवल को मैं यही कहूँगा कि आपने अब तक की जितनी साइंस फिक्शन फिल्में अब तक देखी होंगी, उनमें ये अलग लेवल की, अलग स्तर की फिल्म है। साइंस फिक्शन फिल्में जहाँ पर हमको बहुत सारा एक्शन, बहुत सारे ग्राफिक्स और चीज़ें नज़र आती हैं, ये इमोशन और पूरी मानवता का जो परिभाषा है उसको पेश करती है। बहुत ही ज़बरदस्त
बहुत ही अलग लेवल की फिल्म है, अलग अलग भाषाओं में मौजूद है। हिंदी के दर्शक भी इसे हिंदी डब्ड वर्जन देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, हर भाषा में मौजूद है। बहुत अरसे बाद ये जो है वो OTT प्लेटफॉर्म पे आई है, अमेजॉन प्राइम पर ये मौजूद है। तो एक यही क्वालिटी रिकमेंडेशन है, बाकी तो बड़ी कुछ अच्छी रिकमेंडेशन है आपकी। और आपने 1920 वाली बात की है, वो मैंने देखी हुई है, हॉल पे जाकर ही देखी थी, तो आई विल लुक फॉर इट। अच्छा, एक चीज मुझे आपसे पूछनी थी प्रशांत, आदि पुरुष के बारे में पढ़ रही थी आपने, मुझे लगा आप शायद ऐड करेंगे। लोग अब कह रहे हैं, ट्विटर और सोशल मीडिया से ही उठा आपने इफेक्ट, कि रामानंद सागर की रामायण दोबारा दिखाओ, हमें डिटॉक्स होना है। जी हाँ, मतलब टोटलिटी में भी जब हमने पिछली बार भी बात की थी तो हमने ही कहा था कि ये सारे विवाद एक तरफ, फिल्म ही नहीं अच्छी है। मतलब आप ये फिल्म नहीं अच्छी है तो आप बाकी डायलॉग और ये सब चीजें तो अपनी तरफ है, लेकिन जब फिल्म टोटलिटी में लोगों को नहीं कनेक्ट नहीं कर पा रही, अभी तक लोग निकल नहीं पाए उस बिल्कुल बात से बिल्कुल। और शायद अभी तो ये हो रहा है कि शायद OTT पे भी देखेंगे कि नहीं। लेकिन एक ऑब्जर्वेशन तो है कि अब जो हमारे व्यूअर्स हैं वो काफी ज्यादा सिलेक्टिव हो चुके हैं, और अब सिल्वर स्क्रीन ही नहीं, OTT, जैसे कि पिछले 2 हफ्तों पहले आप स्कूप की बात कर रहे थे, सिर्फ एक बंदा काफी, इस तरह के कंटेंट जो बिल्कुल। और पसंद लोग किया जा रहा है, बहुत बड़े स्तर पे कंज्यूम कर रहे हैं। 400 मिलियन 500 मिलियन व्यूज अगर आप सिर्फ एक बंदा काफी है अपनी OTT व्यूज ला रही है, तो ये अपने आप में दर्शकों की चॉइस बताता है। बिल्कुल। प्रशांत, शुक्रिया आपका। चलिए, वीकेंड में भी अगर आप यहाँ पर वीकेंड मस्ती की बात करें तो थोड़े से कम रिलीजेस जरूर हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक आध दो स्पेस या फिर कह सकते हैं कि एक आध दो कॉन्टेंट ऐसे हैं जिस पर आप नजर बनाकर चल सकते हैं। चलिए, फिर इस माहौल में तो बाजार की तरफ ही वापस बढ़ना होगा। कुछ स्टॉक्स जहाँ पर एक्शन हम देख रहे हैं, ऐसे स्टॉक्स में भारतीय एयरटेल का नाम भी शुमार है। राजेश, आपसे जानना चाहेंगे, भारतीय एयरटेल पर एक्चुअली एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई है और उसके ठीक बाद हम स्टॉक में आज मूवमेंट भी देख रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली ने प्राइस टारगेट जो है बढ़ाए हैं, और यहाँ पर उसके ठीक बाद हम देख रहे हैं 1.5 से 2% तक के मूव्स। भारतीय एयरटेल के स्टॉक पर नजर है आपकी? राजेश, भारतीय एयरटेल, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ राजेश जी। इसमें बिल्कुल हमारा फोकस है, और ये शो की शुरुआत में हमने रिकमेंड भी किया, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये स्टॉक में 885 से 890 तक के अपसाइड आते हुए दिखेगी। काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे डिलीवरी वॉल्यूम पिछले 3-4 सेशन में बनते हुए दिखे, और जिस तरीके से आज के सेशन में ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है, स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट किया है, तो बिल्कुल यहाँ पे बाय करने की सलाह। 842 का स्टॉप लॉस, 885 890 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए। राइट, ये तो भारतीय एयरटेल पर बात रही। ठीक है, कुछ और स्टॉक्स भी लेते हैं, और जाते जाते अब BTSC ट्रेड्स की भी बात करेंगे कि क्या BTSC ट्रेड्स में अब आपको फिर से कुछ काउंटर्स, पाइप एंड वायर्स में से एस्ट्रल के काउंटर फिर से एक लॉन्ग बिल्टअप दिखाई दे रहा है। पिडिलाइट जैसे स्टॉक्स में आपको अच्छी मूव दिखाई दे रही है, ओपन इंटरेस्ट स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर भी, लेकिन आप किसको चूज़ करेंगे, पिडिलाइट या फिर आदित्य हमारे साथ, हमारे दूसरे अंशुल है हमारे साथ। अंशुल, आप किसको चूज़ करेंगे, पिडिलाइट को या फिर एस्ट्रल को? कहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग एक मूव दिखती है? यहाँ पे ब्रेकआउट के आसपास है, 2668 के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो इसमें यहाँ पे BTST लेके जाना चाहिए। ऊपर में टारगेट 2742 के मिलेंगे, नीचे स्टॉप लॉस 2630 का रहेगा। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, और ऑलमोस्ट एक बड़े चार्ट पे देखें, डेली चार्ट पे, तो कप हैंडल पैटर्न के ब्रेकआउट के पास है। एक दो शेयर हम और पता करते हैं। सुबह हमने आपको डेरिवेटिव्स के 2 शेयर दिए थे, एक तो डॉक्टर रेड्डीज दिया था और दूसरा श्रीराम फाइनेंस। डॉक्टर रेड्डीज का जो हाल है वो तो आप देख ही रहे हैं, 2% ऊपर आ चुका है। आपको आज ट्रेड मिला होगा रिवर्स मार्केट का, लेकिन ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट श्रीराम फाइनेंस के अंदर है। मेरे को ऐसा लगता है कि श्रीराम फाइनेंस के अंदर अभी भी गिरावट बाकी है। आज हमने एक शॉर्ट का कैंडिडेट ढूंढा था, 2.5% ये नीचे है। एक बार अंशुल आपसे ये पता करना है, ये ना गैप इसने बनाया हुआ है, ये जो गैप है वो है करीब 1570 का, और अभी चल रहा है 1670 के आसपास। तो 100 रुपये और नीचे आने के चांसेस कितने हैं? चांस है ये अगले 2 दिन में गैप फिल कर लेगा, 1570 जो आपने गैप बताया डिम्पी। 2 दिन लगना चाहिए इसको, ये गैप फिल कर, मंडे या ट्यूसडे शाम तक ये गैप फिल कर लेगा। वक्त आपको ये रहा है, लेकिन चलिए मॉनसून से ठीक पहले फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर एक नज़र डालते हैं, और फैक्ट के चार्ट्स काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम दिखा चुके हैं राजेश जी। फर्टिलाइजर स्टॉक्स में फैक्ट को ही देख लीजिए, पिछले 1 महीने में ही हमने देखा करीब 40% के रिटर्न्स हैं, पिछले 6 महीने में करीब 70% के रिटर्न्स दिखा चुका है। सिर्फ फैक्ट ही नहीं, क्योंकि फर्टिलाइजर स्टॉक्स यहाँ से कम 2 से 3-4 महीने चलेंगे। तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स को कैसे खेला जाए, और इन स्तरों पर जहाँ ये ऑलरेडी चलना शुरू हो चुके हैं, कहाँ पर नज़र बढ़ानी चाहिए?
में काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ब्रेकआउट वीकली सेटअप पे बनते हुए दिखा और स्टॉक में जिस तरीके की रैली लास्ट 2 वीक में देखने को मिली, स्टॉक अपने जनवरी के स्विंग हाई को भी अब क्रॉस करते हुए दिख रहा है, उसके ऊपर कंफर्टेबली क्लोज होते हुए दिख रहा है। स्टॉक ने अपने सारे ही इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर कंटिन्यूस बेसिस पे सस्टेन कर रहा है। हमें लगता है फैक्ट का सेटअप के हिसाब से ये नया नेक्स्ट टारगेट इसका 450 460 की तरफ आते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल बाय एंड होल्ड की ही सलाह है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 402 रुपए के आसपास। ठीक है, ऑलराइट, ये तो फैक्ट की बात हुई, लेकिन ओके, कुछ और स्टॉक्स भी लेते हैं। अंशुल, इस वक्त आपके रडार पे कोई बीटीएससी ट्रेड्स आ रहे हैं क्या? अगर बाजार क्योंकि बड़े सपोर्ट को तो रिस्पेक्ट करने के इंतजार कर रहा है, यहाँ हम 18,600 की बात कर रहे हैं, 600 700 वो एक बैंड है, उसके तो ऊपर ही है, और साथ ही यहाँ पर 43,500 तक के सपोर्ट की बात हो रही है बैंक निफ्टी पे। तो सपोर्ट के जब ऊपर ही है, पुल बैक के चांसेस कितने हैं? आप यहाँ से क्या लॉन्ग के ट्रेड्स लेके जाएंगे या फिर एक बार सोमवार को वापस आकर देखना चाहेंगे? देखिए, बाजार अपने मेजर सपोर्ट के पास है और कुछ स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स भी जो बूम कर रहे हैं, तो गेल एक बीटीएसटी लिया जा सकता है। ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज से आज बाउंस कर रहा है, तो 105 पे बीटीएसटी ट्रेड इसमें इनिशिएट कर सकते हैं। ऊपर में टारगेट 109 के आसपास रहेंगे और स्टॉप लॉस 103 का रहेगा। का स्टॉप लॉस बीटीएसटी के तौर पर गेल सुझा रहे हैं अंशुल हमें। लेकिन एक और रिसर्च अब आपके सामने अब रखते हैं। न्यू एज टेक्नोलॉजी शेयरों में हमने देखा है 2023 में प्रदर्शन अच्छा देखने को मिला है। एक समय ये भी था जब न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को लेकर जो कॉन्फिडेंस था वो तो कम हो ही गया था, लेकिन इस वक्त ये जो मजबूती नज़र आ रही है न्यू एज टेक्नोलॉजी में, या फिर अगर देखें पिछले जो गिरावट के लेवल से वहाँ से ये जो रिकवरी मोड आ रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? कुछ ग्रोथ फैक्टर्स और ट्रिगर्स हैं न्यू एज टेक्नोलॉजी को लेकर जो कि शरद हमें बता रहे हैं। शरद, बताइए, न्यू एज टेक्नोलॉजी शेयरों में इस रिकवरी या इस पॉजिटिव परफॉर्मेंस के पीछे की वजह क्या है? जी बिल्कुल, फोकस में रहने वाले न्यू एज टेक स्टॉक्स, और 2023 में जो है उन्होंने लगभग कह सकते हैं अपनी 1/3 मार्केट कैपिटलाइजेशन को बढ़ाई है। अगर आंकड़ों की बात करें तो ऑलमोस्ट 44,000 करोड़ रुपीस जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन में ऐड हुई है आपके टॉप 7 न्यू एज टेक स्टॉक्स को लेके, जो फिनटेक में भी है और कंज्यूमर टेक स्पेस में भी है। फॉरेन ब्रोकिंग हाउसेस की अपग्रेड भी देखने मिली पीबी, फिनटेक और पेटीएम जैसे स्टॉक्स में। लेकिन क्या अहम रीज़न है न्यू एज टेक स्टॉक्स में बढ़ोतरी का, वो हम बताते हैं। सबसे पहला है फोकस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, किस तरह वो एक्सपेंसेस कम कर रहे हैं। अपनी जो एक्विजिशंस की स्ट्रैटेजी उसमें भी रैशनलाइजेशन लाया गया है कंपनी ने। और इंपॉर्टेंट बात ये भी बता दूं कि जो ऑपरेशनल और फाइनेंशियल मैट्रिक है पिछले 2 क्वार्टर में इंप्रूवमेंट देखने मिली है। सिग्निफिकेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऐड हो रही है जोमैटो, पेटीएम और पीवी फिनटेक जैसे स्टॉक्स में। लेकिन एक वर्ड ऑफ कॉशन भी है, एनालिस्ट का मानना है, और वो कह रहे हैं कि जो प्रमोटर्स हैं वो अब प्रॉफिट कॉन्शियस हो गए हैं और आगे जाते हुए जो एंकर लॉक इन पीरियड है वो भी खुल रहा है, यानी कि बिकवाली देखने मिल सकती है। जो प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स हैं, वीसीज हैं, तो इन पे ज़रूर फोकस रखिएगा। और तीसरा अहम ट्रिगर है कि ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स जो अभी तक पीक आउट नहीं किए हैं, इसका मतलब और भी चांसेस है कि ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स आगे बढ़ सकते हैं। जब ये सिचुएशन आती है तब जो ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं वो जनरली अंडर परफॉर्म करते हैं। शरद, यहाँ पर जो आपने ब्रॉड फॉरवर्ड किया, क्योंकि पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी तो बड़ा पैरामीटर हो गया, बड़ा मेट्रिक हो गया है अभी सारी न्यू एज कंपनीज का, और इसी वजह से आप देखें और उनका जोर है, फोकस है, अर्निंग्स में भी दिख रहा है और शेयर प्राइस पर भी दिख रहा है। लेकिन अब और ऐसे में कौन से स्टॉक्स हैं जो कंटिन्यू टू शाइन रहेंगे? एक बार राजेश से समझते हैं। राजेश, इस पूरे स्टैक में आपको क्या पसंद आएगा? क्या पेटीएम पसंद आएगा? बोफा का ये दूसरा अपग्रेड है, अब तो 1020 तक का उन्होंने टारगेट दे दिया और लगातार कह रहे हैं एसएमई, मर्चेंट, डिजिटाइजेशन, ये सारे ट्रेंड इनके लिए काम करेंगे। पेटीएम रडार पे होगा, जोमैटो रडार पे होगा, कौन सा न्यू एज स्टॉक है जो आपको लगता है अच्छी मूव दिखा सकता है यहाँ से? अभी भी जहाँ चल तो रहे हैं ये स्टॉक्स। तो देखिए, 2 स्टॉक बिल्कुल पसंद है जो दोनों के नाम आपने ऑलरेडी मेंशन किए। उसमें पेटीएम हमें लगता है कि एक बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। अगर हम मंथली सेटअप पे भी देखें तो ऑलमोस्ट 10 से 12 महीनों का एक लोअर साइड पे यहाँ पे एक अच्छा एक्यूमुलेशन एक्टिविटी दिखा है और मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट भी आते हुए दिखे। तो पेटीएम हमें लगता है कि कहीं ना कहीं एक बॉटमिंग आउट प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होते हुए दिख रहा है। अब यहाँ पे जो इसके लिए इम्पोर्टेंट लेवल होगा 760 770 का है। अगर ये इसके ऊपर मंथली क्लोजिंग बेसिस पे बना रहा है ये स्टॉक, तो इसके नेक्स्ट लक्ष्य हमें
पोजिशनल बेसिस पे 1000 रुपए तक के लगते हैं कि 1000 रुपए तक की ये तेजी आगे आने वाले महीनों में देखने को मिल सकती है। और जोमेटो में भी देखें तो सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिखा है। जोमेटो में भी हमें लगता है कि एक बेस यहाँ पे ऑलरेडी बनते हुए दिख रहा है। अब यहाँ पे जोमेटो के लिए जो लोअर साइड पे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो करीब 66 के आसपास का रहेगा। तो ये मंथली क्लोजिंग बेसिस पे अगर 66 के लेवल को होल्ड आउट रखता है तो इसके जो नेक्स्ट लक्ष्य आगे की साइड आगे आने वाले महीनों में देखने को मिल सकते हैं वो 95 से 100 तक होते हुए दिख सकते हैं। आपको न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पर मिली है, लेकिन इसी के साथ अभिषेक एक राय आपसे जानना चाहेंगे डिफेंस प्लेज पे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले शरद ने जहां एक डीप डाइव रिसर्च की उसमें लड़ाकू विमान और ड्रोन्स को लेकर करार की भी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा में कई सारे ऐलान हो रहे हैं और इन ऐलानों में वैसे भी लगातार डिफेंस क्षेत्र पर तो फोकस रहता ही है, लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक, जी एरोस्पेस की तरफ से भी भारत में इंजन बनाने के ऐतिहासिक करार की खबरें यहाँ पर आती हुई दिख रही है। ये सारी खबरें जो हैं भारतीय डिफेंस के लिए एक बूस्टर के तौर पर साबित होती ही हैं। स्टॉक्स लाइक HAL, ऑफ कोर्स ये तो माना ही जाता है कि वन ऑफ द डिफेंस लीडर्स है, लेकिन इसके अलावा भी पारस डिफेंस कह लीजिए, एरोस्पेस एंड डिफेंस से जुड़ी कुछ कंपनियां, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या इन कंपनियों में मौका मिलने पर, क्योंकि आज मौका मिल भी रहा है, बाजार में गिरावट है, क्या एक बार एंट्री पॉइंट ढूंढे जाने चाहिए आपके हिसाब से? जरूर। मेरे हिसाब से डिफेंस ऐसा एक सेक्टर है जो कि बहुत सालों बाद इंडिया अपना मतलब काम जो है वो ठीक से कर पा रहा है। जो एक डेटा पॉइंट है जो बहुत कम लोगों को पता है वो ये है कि इंडिया अराउंड 80 कंट्रीज को अपना डिफेंस प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मार्केट है, स्पेशली अफ्रीका, अदर स्मॉलर कंट्रीज जहां पे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वो भी आगे मेरे हिसाब से काफी मतलब मार्केट बन सकता है। तो डिफेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम, और जब मौका मिले, जब प्राइस आपको एक रीजनेबल रेंज में लगे तो वो हम खरीद सकते हैं। तो बिल्कुल ये स्टॉक्स तो हैं ही डिफेंस के, और इसमें लेकिन टॉप बेट्स कौन सी बताई आपने अभिषेक? BEL बताई, HAL, BEL? HAL, BEL, आप काफी सारे स्टॉक्स है, तो वो इंडिविजुअल आपको देखना चाहिए। काफी डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर में भी काफी स्टॉक्स है जो डिफेंस पे काम कर रहा है। सोलर इंडस्ट्रीज है, पारस है, डेटा पैटर्न्स है, तो काफी सारे अलग अलग स्टॉक्स है जो काम कर रहा है। काफी चॉइसेस हैं आपके पास। सुब्रो से काउंटर, आपको याद होगा इसी हफ्ते इसमें एक खबर आई थी कि अब ट्रक्स में AC इंस्टॉल करेंगे, और उसके वजह से आपने 20-25% की मूव 2 दिन में 3 दिन में ही देख ली थी। आज भी ये 4% तेज है। इनफैक्ट ऑटो एंसिलरी में कई कुछ काउंटर, और रिको इस पर तो क्या रिकमेंडेशन एंड मॉर्निंग अभी आते ही राजेश ने आई थिंक दी भी है रिको ऑटो पे। सुब्रोस के चार्ट्स पर एक बार चेक करके बताएं राजेश, एंट्री पॉइंट क्या ढूंढने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी एक ही हफ्ते में 25-30% चल चुका है, और किसी को इस केविएट इस फंडामेंटल के साथ, यानी इस तरह की कोई कंपनी ऐड करनी हो पोर्टफोलियो में, तो क्या लेवल्स का इंतजार करे या फिर इन्हीं लेवल्स पे एंटर करे, क्या करना चाहिए? काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पे सुब्रोस में देखने को मिला इस न्यूज के चलते, और जिस तरीके से हमें लगता है यहाँ पे ब्रेकआउट बने हैं मंथली चार्ट पे, तो अगर कोई डिप मिलता है टुवर्ड्स 430, ये एक अच्छा लेवल होगा वापस से। एक नियर टर्म अगर कोई करेक्टिव मूव मिलता है तो 430 के आसपास ये स्टॉक मिलता है तो वहाँ बाय करें, और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो करीब होगा 405 के आसपास। हमें लग रहा है कि अभी अगर ये 430 के ऊपर सस्टेन रहा तो इसके जो नेक्स्ट टारगेट बन सकते हैं वो 550 की तरफ भी आगे आने वाले हफ्तों महीनों में देखने को मिल सकते हैं। तो काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है डेली, वीकली, मंथली टाइम फ्रेम पे, और अब 430 के आसपास अगर ये अपॉर्चुनिटी देता है तो वहाँ बाय करना चाहिए। उस पर ये राय आपको ये हफ्ते भर खबर में रहा, और इस वक्त भी हम देख रहे हैं बाजार में गिरावट, लेकिन सुब्रोस के स्टॉक प्राइस में करीब 4% की तेजी के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। एक बार पूरे हफ्ते के चार्ट्स भी देखने चाहिए, सुब्रोस में कितने ज़्यादा रिटर्न्स अगर हफ्ते की शुरुआत में आपने अगर लिया है ये स्टॉक, तो करीब 32% तक के रिटर्न सुब्रोस का स्टॉक आपको दे गया। एक खबर और उस खबर का असर यहाँ पर देखने को मिला है। राजेश जी, NTPC के चार्ट्स को देखिए, क्या इसे BTST के तौर पर लेकर जाना चाहिए, क्योंकि आज के सत्र में NTPC में हम देख रहे हैं एक अपमूव भी नजर आ रहा है, करीब 2.25% तक की तेजी, 187 दिन के उच्चतम स्तर पर ही ट्रेड करता हुआ।
तो मानसी जी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सेटअप है। स्टॉक में सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं और जिस तरीके से स्टॉक के ओवरऑल स्ट्रक्चर है, हमें लगता है ये स्टॉक में नेक्स्ट टारगेट 200 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। BTST पॉइंट ऑफ व्यू से भी बाय किया जा सकता है और अगर इसको थोड़ा पोजिशनल होल्ड करेंगे तो 200 के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस करंट लेवल से होना चाहिए 182 के आसपास। स्टॉप लॉस भी आपको मिल गया। NTPC के चार्ट अभी पॉजिटिव हैं और BTST के तौर पर आप लेकर जा सकते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स के चार्ट से 1.25% की तेजी दिखाते हुए 905 के लेवल्स। राजेश जी, इस पर भी आप अपनी राय दीजिए। तो बिल्कुल यहाँ पे भी हमारा व्यू बुलिश है। 885 के आसपास इसने अच्छे एक बेस बनाए। पिछले 4-5 सेशन में देखें तो स्टॉक ने लोअर साइड पे 885 890 के जोन से एक अच्छा पुल बैक दिया है और ये 900 के ऊपर जिस तरीके से क्लोज होते हुए दिख रहा है वीकली बेसिस पे, हमें लगता है ये स्टॉक में 940 तक की अपसाइड के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। तो पोजीशन यहाँ पे लॉन्ग साइड की होल्ड करने की सलाह। स्टॉप लॉस 885 का होगा। आज थोड़ा सा एनर्जी पैक पे, क्योंकि इतने दिनों से चल रहे थे ये स्टॉक्स तो वहाँ से भी प्रॉफिट बुकिंग है। JSW एनर्जी 4-4.5% की गिरावट है। क्या राजेश ये खरीदारी का मौका होना चाहिए, एक्यूमुलेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये रिन्यूएबल का इसमें बड़ा ट्रिगर है? तो देखिए एक करेक्शन के बाद स्टॉक में पिछले कुछ हफ्तों में एक रिकवरी का ट्रेड यहाँ पे बिल्कुल बनते हुए दिखा। ऑलमोस्ट अगर हम देखें इसके लेवल्स तो ये स्टॉक में जो सप्लाई बना है ऑलमोस्ट 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास से ही बना है। पिछली बार भी जो स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला था मार्च में, वो भी ऑलमोस्ट 200 डे मूविंग एवरेज से ही इसने करेक्शन यहाँ पे दिया है। तो मल्टीपल अटेम्प्ट में 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करने में अभी कामयाब नहीं हुआ है। यहाँ पे हायर साइड पे जो लेवल है इसके इंपॉर्टेंट वो है 280 के आसपास। जब ये स्टॉक 280-85 के जोन को क्रॉस करेगा तो इसका नेक्स्ट टारगेट 320 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। अभी डिप्स में स्टॉक को अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती टुवर्ड्स 248-245 के आसपास, वो एक अच्छा लेवल होगा बाय करने के लिए। हमें लगता है कुछ समय के लिए यहाँ पे कंसोलिडेशन रहेगा इस रेंज में ही। एक सीमेंट सेक्टर पर आज सुबह एक रिपोर्ट आई थी JP मॉर्गन की और रिपोर्ट में कॉशियस नजरिया सीमेंट सेक्टर पर जताया गया। एक तो रिस्क रिवॉर्ड जो है वो लगातार अनअट्रैक्टिव आने वाले 3 से 6 महीनों में नज़र आ सकते हैं, कहना था इस रिपोर्ट का। और जाहिर सी बात है मॉनसून के ठीक पहले जिस तरह से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में धीमापन और ड्यूरिंग दी मॉनसून फेज भी आएगा तो सीमेंट पर भी उसका एक असर तो बढ़ना है। हो सकता है डिमांड में लगातार कमी आए, जो कि हम देखते भी हैं मॉनसून ड्यूरिंग दी मॉनसून क्वार्टर्स ये होता ही है। आपकी राय क्या होगी सीमेंट सेक्टर पर? देखिए सीमेंट सेक्टर जो है ये प्री इलेक्शन ईयर है, तो अगर हम थोड़ा मतलब 1-2 महीने मॉनसून का छोड़ दे तो लास्ट 20-25 साल में हमने ये देखा है कि प्री इलेक्शन ईयर में काफी ज्यादा खर्चा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे। वो रोड्स हो सकता है, एयरपोर्ट्स हो सकता है, रेलवेज हो सकता है, तो उसमें सीमेंट का ऑफटेक बढ़ जाएगा, इतना तो श्योर है। प्रॉब्लम सीमेंट कंपनीज का वहां पे आता है क्योंकि जब प्राइस इंक्रीज लेने में प्रॉब्लम होता है। लेकिन हम अब दूसरा ये चीज भी देख रहे हैं कि रियल एस्टेट काफी सालों बाद रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो बिजनेसेस अच्छा चल रहा है। तो और सीमेंट का मैक्सिमम जो यूटिलाइजेशन है वो रियल एस्टेट पे होता है। तो ये दोनों मिला के मुझे ये लगता है कि अगर थोड़ा लंबा अवधि के लिए देखा जाए तो सीमेंट अच्छा हो सकता है। ऑल राइट, तो ये तो एक थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो शॉर्ट टर्म के लिए बात की जा रही है कि शायद वहाँ थोड़े कंसर्न हो सकते हैं। लेकिन आज बाजार में दिन भर हुआ क्या, और इनफैक्ट इस पूरे हफ्ते को भी आपको एक बार कंक्लूड करते हैं कि आज इस पूरे हफ्ते में निफ्टी ऑल टाइम हाई का सिर्फ इंतजार करवाता रहा, कुछ माइनस से पॉइंट से ज़रूर चूक गया, लेकिन सेंसेक्स ने रिकॉर्ड लेवल्स बनाए। मिड कैप और स्मॉल कैप तो लगातार तेज इंडेक्स पे थे ही, और इनफैक्ट इस पूरे हफ्ते में आप देखें तो जो स्टॉक्स गिरने वाले थे उनमें सबसे ज़्यादा अडानी एंटरप्राइज और BPCL जैसे स्टॉक्स थे, वहाँ पर गिरावट थी। मिड कैप में अगर आप बात करें तो वहाँ अदानी पावर, बंधन बैंक और बैंक्स की तरफ से लॉसेस ज़्यादा देखने को मिले। मेटल इंडेक्स में वहाँ पर लगता ये टॉप लूजर सेक्टर भी रहा। 4 हफ्तों की गेन के बाद मेटल्स में इस हफ्ते आपको वीकली गिरावट देखने को मिली, लगभग 3% से ज़्यादा वीक हुआ। उसके अलावा जो दूसरे स्टॉक्स थे अडानी एंटरप्राइज, हिंडाल्को जैसे ड्रैग्स थे, और इस हफ्ते में अगर आप बेटर परफॉर्मर सेक्टर्स की बात करें तो उनमें आपको क्लियरली ब्रॉडर इंडेक्स में तो मिड कैप, स्मॉल कैप और निफ्टी की बात करें तो आपको जो
बेटर रिलेटिवली स्ट्रेंथ दिख रही थी वो निफ्टी में दिखी, मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़े ड्रैग ज़्यादा दिखे बाद में जिस तरह से एडजस्टमेंट हुई। मेटल सबसे ज़्यादा ड्रैग हुआ, एफएमसीजी उसके बाद ड्रैग हुआ वीकली अगर आप रिटर्न्स बात करें, और कम गिरने वालों में से आप सरप्राइज होंगे उसमें आईटी थे। हालांकि आईटी पे आज माइनर ड्रैग है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ओवरऑल आईटी वाज नॉट दैट बैड। फार्मा अच्छा चला और इनफैक्ट बैंक्स में पीएसयू बैंक्स में ज़्यादा गिरावट थी, प्राइवेट बैंक्स ने फिर भी बेटर पार्टिसिपेशन दिखाया। इस हफ्ते के आज के एडजस्टमेंट के बाद भी आप बात करें तो टेक महिंद्रा जैसे काउंटर्स हैं जो सबसे बड़े लीडर थे, 3.5% बिगेस्ट गेनर निफ्टी के जो रहे, उसमें टेक महिंद्रा जैसे काउंटर्स रहे। एचडीएफसी के तीनों काउंटर सबसे बड़े गेनर्स थे, चाहे एचडीएफसी हो, एचडीएफसी लाइफ हो, एचडीएफसी बैंक हो, सभी में अच्छी मूव्स आई। और उसके बाद भारतीय एयरटेल से आपको अच्छे गेन्स मिले। बड़े लूजर्स कहाँ रहे, वो अडानी पैक से रहे। आज का फॉल एक्चुअली आज इंक्लूड करें, वहां पर यूएस में कुछ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है उस रिपोर्ट पर, जिसके चलते आप एक इम्पैक्ट देख रहे हैं। आज अडानी एंटरप्राइज इस पूरे हफ्ते में लगभग 11% ड्रैग रहा। दूसरे स्टॉक्स जबकि क्रूड की चाल नीचे की बनी हुई है, ओएमसीज को फायदा होना चाहिए, लेकिन आज बीपीसीएल पे बड़ा ड्रैग दिख रहा है और लगभग 5% की ड्रैग इस पूरे हफ्ते में दिखाई दे। और बाकी कुछ मेटल काउंटर्स थे, हिंडाल्को, टाटा स्टील जैसे। आज की अगर स्पेसिफिकली ट्रेड की बात करें तो आज हमने दिन भर देखा एक प्रेशर तो था। फर्स्ट हाफ में माइनर प्रेशर था, लग रहा था कि शायद हम पुल बैक अटेम्प्ट करें, बैंकिंग स्टॉक्स रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत बड़ा प्रेशर नहीं है, एक रेंज में है, लेकिन यस 18,700 के नीचे निफ्टी है और 43,600 के आसपास आपको बैंक निफ्टी दिखाई दे रहा है। तो अब हम ऑल टाइम हाई से लगभग 200 पॉइंट्स दूर हो गए हैं। इन सबके बीच आज जिन स्पेसेस में सबसे ज्यादा गिरावट थी उसमें अडानी पैक के स्टॉक्स हैं, अडानी एंटरप्राइज, अडानी पोर्ट्स, बीपीसीएल की अभी हमने बात की। मेटल काउंटर्स में हिंडाल्को जैसे काउंटर, जबकि कल आप देखें तो एल्यूमिनियम काउंटर्स बेटर कर रहे थे, हिंडाल्को हो, नैल्को हो, लेकिन आज वहां थोड़ा ड्रैग है। ऑटो पैक बहुत ही माइनर गेन्स के साथ ही रहा इस पूरे हफ्ते। अभी आप ड्रैग जो देख रहे हैं वो टाटा मोटर्स जैसे काउंटर्स से आ रहा है। फार्मा में डिवीज लैब जैसे काउंटर्स है जो लूजर्स हैं बड़े। गेनर्स कहाँ है, भारतीय एयरटेल इस वक्त टॉप गेनर है। पावर काउंटर्स में से एनटीपीसी जैसे काउंटर्स में अच्छी मूव दिख रही है। एचडीएफसी ट्विंस में मूव है, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, इनफैक्ट ये तो बिगेस्ट गेनर रहे एचडीएफसी पैक के। और हम बात कर भी रहे हैं कि एचडीएफसी स्टॉक्स में स्ट्रेंथ अच्छी है वहां, क्योंकि यहाँ मर्जर का एक ट्रिगर आना है। इंडसइंड बैंक में अब हालांकि बढ़त आप 1% देख रहे हैं, लेकिन हिंदुजाज का स्टेक बढ़ाने की खबर से इसमें 3% तक का भी सर्ज आज दिन में आया था। और कुछ एफएमसीजी स्टॉक्स में से नेस्ले जैसे काउंटर्स पे हैं। इसी तरह अगर आप मिड कैप को भी यहाँ पर हम बात करें, मिड कैप में जो बड़ी गिरावट है वो एलटीटीएस जैसे काउंटर से आ रही है, मिड कैप आईटी से आ रही है। वोल्टास पे बड़ी एक यूबीएस की रिपोर्ट डाउनग्रेड आई, उसका चलते आप इम्पैक्ट देख रहे हैं। लिंडे इंडिया काफी चला है, तो आज आप 3.5% की वहाँ एक प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। वरुण बेवरेजेस थोड़ा सा प्रॉफिट बुक हो रहे हैं यहाँ, और अडानी स्टॉक्स में अडानी विल्मर जैसे काउंटर्स हैं। बढ़ने वाले काउंटर्स में आपको एक थोड़ा बाउंस बैक करते हुए आदित्य बिरला, एबी कैपिटल वापस दिख रहा है। मैक्स फाइनेंशियल सुबह थोड़ा सा कमजोर था, वहाँ प्रॉफिट बुक हो रहे थे, फिर से वहाँ स्ट्रेंथ रीगेन हुई है। और फार्मा जैसे काउंटर्स में औरो फार्मा जैसे काउंटर्स दिखाई दे रहे हैं। सो ओवरऑल आप फिर से अब ऑल टाइम हाई के लिए फिर से एक और जद्दोजहद अगले हफ्ते बाजार को फिर करनी होगी, लेकिन नॉट अ बैड वीक अगर आप तब बात करें तो, क्योंकि हमने इसी हफ्ते में सेंसेक्स पे लेवल्स देखे। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप ने इस हफ्ते उस तरह का प्रदर्शन दिया जो पिछले हफ्ते था। इस बार निफ्टी पर एक्शन था, और आप निफ्टी को कंपेयर भी करें निफ्टी मिड कैप से, स्मॉल कैप से, तो निफ्टी बेटर परफॉर्मर रहा, क्योंकि वहां पर एचडीएफसी ट्विंस, रिलायंस जैसे स्टॉक्स ने फिर भी सहारा दिया और फार्मा जैसे स्टॉक से सहारा मिला। तो ओवरऑल बाजार को अब फिर से कोशिश करनी होगी नए लेवल्स पर फिर जाने के लिए, और लेकिन 18,600 को जरूर बचा लिया हमने, जो एक बड़ा सपोर्ट दिया है। ग्लोबली क्यूज कैसे होते हैं ओवरनाइट, इसे देखना होगा। सोमवार को बाजार किस तरह की चाल लेता है, ये लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरी भी होगा इस मंथ का, और अगला हफ्ता ट्रंकेटेड वीक भी है, एक दिन की छुट्टी भी है। सो देखना होगा कि किस तरह की चाल हमें लास्ट वीक ऑफ जून में देखने को मिलती है। फिलहाल शो को यहीं वाइंड अप करते हैं। हमारे साथ आज हमारे तीनों एक्सपर्ट्स बने, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। मुझे और मानसी को दीजिए इजाजत, लेकिन लगातार मार्केट्स पर नजर बनी हुई है, कहीं मच जाएगा। सोमवार को फिर होती है आपसे मुलाकात।